का ये सवाल सुनकर कुछ देर के लिए एपी चुप रह गया। आज तक विराज कभी भी इतना पैनिक नहीं करता था। ईशानी मैम स्टडी रूम में बैठी हुई है। वो सुबह से कुछ पढ़ रही है। एपी की कही ये बात सुनकर विराज की जान में जान आई। इतने सालों से वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था, वो आखिरकार उसे मिल चुकी थी। और अब विराज एक पल के लिए भी उसे अपनी नजर से दूर नहीं रखना चाहता था। एपी ने विराज के सामने कॉफी का कप रखा था। विराज ने एक सांस में वो कप खाली कर दिया और तुरंत ईशानी से मिलने के लिए स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। एपी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसने विराज को इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर, कुछ देर पहले किरण जोशी यहाँ आकर तमाशा खड़ा करके गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वापस भेज दिया। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, किरण जोशी ने ईशानी मैम से कुछ अनाप शनाप कहा है, क्योंकि सुबह से उनकी आंखें मुझे काफी उदास लग रही थी। मेरी खुद जाकर उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, मगर गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स ने किरण जोशी को ईशानी मैम के साथ बात करते हुए देखा था। पता नहीं उन दोनों में ऐसी क्या बातचीत हुई है। एबी की कही ये बात सुनकर विराज ने एक अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ कहा, इसमें सोचने जैसी क्या बात है। हवा में बातें करके वो मेरी ईशानी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होगी। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं जाकर ईशानी से मिलता हूँ। एपी वहां से चला गया। जैसे ही विराट स्टडी रूम के अंदर गया, उसने देखा कि ईशानी बिना रुके कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर रही थी। उसके आसपास कई सारे ड्रॉ किए हुए पेपर्स फैले हुए थे। ईशानी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर विराज का दिल दुखने लगा। वो ईशानी के पीछे गया और उसकी कमर को पकड़कर विराज ने उसे हक कर लिया। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जरूरतें पूरा करके तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा? विराज ने मजाक करते हुए ईशानी से सवाल किया। विराज के सवाल पर ईशानी ने न्यूट्रल अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक दिन अपने हस्बैंड की सारी जरूरतें पूरे करके उसे सपोर्ट करूँ। विराज जोर जोर से हंसने लगा। उसने ईशानी के गालों को अपनी उंगलियों में पकड़ लिया और कहा, अरे वाह, मेरी वाइफ तो बहुत एम्बिशियस है। मैं सच में उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। विराज काफी देर से ईशानी की कमर को पकड़कर उसे गले लगाए हुए था। उसकी ऐसी हरकत देखकर ईशानी ने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? ईशानी के सवाल को सुनकर विराज ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, मैं तुम्हें एक डिजिटल बोर्ड खरीद दूंगा। तुम उस पर ड्रॉ करो, ताकि ना मुझे तुमसे दूर जाना पड़े और ना ही तुम्हारा काम रुके। ईशानी बड़बड़ाते हुए बोली, ये ड्राइंग्स हैंडमेड होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें डिजाइन्स कहा जाता है। ईशानी को अपने काम में इतना डूबा हुआ देखकर विराज ने उससे कहा, अब तुम इतनी बिजी हो, तुमने इतने सारे डिजाइन्स भी बना लिए हैं, तुम मेरे लिए कुछ डिजाइन क्यों नहीं करती? इस वक्त तुम क्या डिजाइन कर रही हो? विराज के इतने सारे सवाल सुनकर ईशानी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। वो जवाब देते हुए विराज से बोली, मैं एक टाई डिजाइन कर रही हूँ। ईशानी का ये जवाब सुनकर विराज ने एक्साइटेड होकर कहा, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टाई को सबसे पहले मैं पहनूं। ईशानी विराज की स्टाइलिस्ट का काम करती थी। वो उसके एक्सपेंसिव और ब्रांडेड क्लोथिंग के बारे में जानती थी। उसके जैसी नई डिजाइनर के कपड़ों को तो विराज ओबरॉय टच भी नहीं करता। इसलिए ईशानी विराज को देखकर बोली, मेरे स्किल्स इतने भी अच्छे नहीं हैं। ईशानी की ये बात सुनकर विराज आंखों में छोटा सा गुस्सा लेकर बोला, किसकी ये कहने की हिम्मत हुई कि मेरे वाइफ के डिजाइनिंग स्किल्स अच्छे नहीं है? उसे अभी के अभी फायर कर दो। विराज की कही ये बात सुनकर ईशानी हंसने लगी। उसने हार मानकर विराज से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टाई डिजाइन करती हूँ, मगर जब पहनने की बारी आएगी तो ये मत कहना कि तुम्हें पसंद नहीं आया। विराज ने ईशानी को और भी कसकर गले लगा लिया। फिर विराज ईशानी से सवाल करते हुए बोला, वैसे कब तक तैयार होगी मेरी टाई? ईशानी ने जवाब में कहा, आज रात तक। मुझे बस कुछ टेलर्स की जरूरत है जो खुद अपने हाथों से ये टाई बनाए। ईशानी के मुंह से बस कहने की देरी थी, अगले ही पल विराज ने एपी को पुकारा। जैसे ही एपी उसके सामने आकर खड़ा हुआ, विराज ने उसे ऑर्डर दिया, एपी, अभी के अभी दो बहुत ही टैलेंटेड टेलर्स का इंतजाम करो। मेरी वाइफ ने मेरे लिए टाई डिजाइन की है। मैं चाहता हूँ कि वो टेलर्स ईशानी को असिस्ट करके उसके काम में मदद करें। विराज को एक टाई के लिए इतना उतावला और
एक्साइटेड होते देख एपी को काफी अजीब लग रहा था। विराज इस तरह रिएक्ट कर रहा था मानो वो जिंदगी में पहली टाई पहन रहा हो। अब तक विराज के लिए दुनिया भर से सभी टॉप डिजाइनर्स के बनाई हुई टाई ऑर्डर की जाती थी। उनमें से कई टाई विराज ने बस इसलिए फेंक दी थी क्योंकि उनका रंग विराज को पसंद नहीं आया था। मगर अब जब उसके बॉस का ऑर्डर था तो एपी हामी भरने के अलावा और क्या ही कर सकता था। यस सर, ये काम अभी हो जाएगा। विराज के इतने उतावलेपन को देखकर ईशानी हैरान हो गई। उसने विराज को शांत करते हुए कहा, बस भी करो विराज, ये मेरी पहली डिजाइन है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। विराज आज बहुत खुश था, इसलिए उसने ईशानी से कहा, इट्स ओके, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत बढ़िया काम करोगी। एपी अपने काम में माहिर था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर उसने 2 टैलेंटेड और स्किलफुल टेलर्स का इंतजाम कर दिया। वो वर्कर्स तरह तरह के मटेरियल्स लेकर आए थे। एक ही टाई कई तरह के फैब्रिक्स में बनी थी। कुछ देर के बाद जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, ईशानी ने विराज को टाई दी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद विराज ने वो टाई ईशानी को वापस कर दी। ईशानी कुछ समझ नहीं पाई। उसकी नजरों में सवाल देखकर विराज ने एक्साइटेड होकर उससे कहा, ईशानी, मुझे ये टाई पहना दो। विराज की कही ये बात किसी छोटे से बच्चे की तरह सुनाई दे रही थी। ईशानी ने आसपास देखा तो सभी वर्कर्स और घर के सारे सर्वेंट्स उन दोनों को देखकर मुंह छिपाते हुए हंस रहे थे। शर्म से ईशानी का चेहरा लाल होने लगा। ईशानी के सामने विराज की हाइट थोड़ी ऊंची थी। विराज झुककर ईशानी के पास आ गया। ईशानी ब्लश करते हुए विराज को टाई पहनाने लगी और विराज एकटक बस अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा था। टाई पहनाते हुए ईशानी ने विराज से कहा, ये एक फॉर्मल टाई है, ये हाई क्लास सोशल गैदरिंग्स में तुम पर काफी सूट करेगी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ कैजुअल टाई भी डिजाइन कर दूंगी। ईशानी की हर एक बात को विराज ध्यान देकर सुन रहा था। टाई पहनने के बाद विराज अपने आप को मिरर में देखने लगा। अब ईशानी ये जानने के लिए बेसब्र हो गई थी कि विराज को इस टाई के बारे में क्या लग रहा था। कुछ देर तक विराज खामोश खड़ा टाई को देख रहा था। ईशानी से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ये टाई क्लासी नहीं लग रही। ईशानी की इस बात को सुनकर विराज ने उसे घूर कर देखा। उसके इस रिएक्शन से ईशानी का चेहरा उतर गया। अगले ही पल विराज ने उसके माथे पर किस किया और बोला, आज शाम को मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है, मैं यही पहन कर जाऊंगा। तुम भी रेडी हो जाओ, आज वहां पर बिजनेस की दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग आएंगे और मुझे यकीन है उन सब में अगर सबसे हैंडसम कोई दिख रहा होगा तो वो विराज ओबरॉय होगा। विराज की कही ये बात सुनकर ईशानी ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या वहां तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे? ईशानी के इस सवाल का जवाब देते हुए विराज ने एक बार भी उसे नहीं देखा। वो केयरफ्री होकर बोला, हाँ, वहाँ नमन सिंघल भी होगा। इस पॉइंट पर उसे क्या कहना चाहिए इस बात से अनजान ईशानी पार्टी के लिए तैयार होने चली गई। अब तक ईशानी को समझ नहीं आ रहा कि विराज ओबरॉय को किसी आम बिजनेसमैन से ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा तारीफें क्यों मिलती थी। मगर आज की पार्टी में जाने के बाद ईशानी को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। पार्टी में पहुंचते ही उनके आसपास से गुजर रहे हर इंसान सिर्फ मुड़ मुड़कर विराज ओबरॉय की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अक्सर स्टोन फेस के साथ पार्टीज में बेबस से घूमने वाला विराज आज हर तरफ बस अपने टाई की प्रमोशन करता फिर रहा था। ये नेक टाई क्लासी लग रही है ना, मेरी वाइफ ने डिजाइन की है, और उसके हर दूसरे दोस्त को ये बताते फिर रहा था, जबकि उन सब के पहने हुए टाई दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड से मंगवाए हुए थे। रोहित खन्ना भी उस पार्टी में आया हुआ था। आते ही सबसे पहले वो ईशानी के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गया। उसने ईशानी से सवाल करते हुए कहा, क्या विराज के लिए ये टाई सच में तुमने डिजाइन की है? वो किसी को इस टाई के बारे में ऐसे बताते फिर रहा है मानो जिंदगी में पहली बार टाई पहनी हो। रोहित खन्ना की कही ये बात सुनकर ईशानी शर्मिंदा होने लगी। आखिरकार ये सब किस वजह से हो रहा था? ईशानी को खामोश देखकर रोहित ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या सच में वो तुम्हारा डिजाइन है? ये सवाल सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। इसीलिए वो टाई बहुत भद्दी लग रही है, रोहित खन्ना ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा। उसके कहे इन शब्दों को सुनकर ईशानी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो कंफर्म करने के लिए रोहित से बोली, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ईशानी के सवाल का जवाब देते हुए रोहित खन्ना ने
वो टाई और इतनी पतली लेकिन है कि ये मैं इसको चाहता हूँ पहला का कि भी मेरे ये लिए भी एक अच्छे डिजाइन कर भी करो। कलर है ना ईशानी पहला का कंफ्यूज भी हो गई। इनके ईशानी के हाथ में ऐसे छुट्टी थी एक्सप्रेशन को देखकर रोहित अपने जब आप को शुरू में हंसने क्या से हुआ था रोक नहीं पाया। इंजीनियर कॉलेज वो रहता आगे ईशानी है से ना बोला, मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ सेकंड ईशानी मंजिल कि सेकंड आगे मंजिल जाकर पर तुम सेकंड इंटरनेशनल हाथ लेवल में की रहता है डिजाइनर बनने आप वाली हो। मंजिल तो से इससे गाना पहले हो कि जा मुझे रही तुम्हारी डिजाइन राइट के लिए वेट नेक्स्ट करना पड़े, और मैं करना तुमसे अपने लिए इसका बहुत तो कुछ इसका डिजाइन तो करवा लूंगा। जो मत रोहित समझ खन्ना की कही ये बात सुनकर ईशानी का मुंह बन गया। उसके ऐसे कहती चिढ़े ना हुए चेहरे को देखकर रोहित ने उससे सवाल किया, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना? अब बताओ कि तुम मेरे लिए कब से डिजाइन करने वाली हो? ईशानी ने डायरेक्टली कहा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मजाक मजाक में रोहित ने ईशानी को थोड़ा सा नाराज कर दिया था, इसलिए वो ईशानी को मस्का मारते हुए बोला, कम ऑन ईशानी, अब हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की रिक्वेस्ट्स को ऐसे मना नहीं किया करते। तुम कब से विराज ओबरॉय जैसी बातें करने लगी? चलो बताओ मेरे लिए कब और क्या डिजाइन करने वाली हो? इससे पहले कि ईशानी रोहित के सवाल का जवाब दे पाती, कोई उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ईशानी, तुम भी यही हो? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर जब ईशानी ने उस तरफ देखा तो वो सच में नमन सिंघल था। उसे देखकर ईशानी ने एक स्माइल दी। मिस्टर रोहित खन्ना भी यही है। नाइस टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नमन ने रोहित के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहित ने उससे हाथ मिलाया और कहा, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सिंघल। मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आप और ईशानी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो। रोहित की ये बात सुनकर नमन ने ईशानी की तरफ देखकर कहा, हम दोनों एक ही टीचर से सीख रहे हैं। तो मैं ईशानी का सीनियर हूँ। नमन की इस बात को सपोर्ट करते हुए ईशानी ने कहा, मिस्टर सिंघल मेरे लिए एक सीनियर और भाई जैसे हैं। ईशानी की बात को सुनकर नमन को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुमने वो बुक पढ़ी जो मैंने पिछली बार तुम्हें दी थी? कैसी लगी तुम्हें? नमन ने इस सवाल का जवाब देते हुए ईशानी से कहा, मैंने आज ही उसे पूरा पढ़ लिया। वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। ईशानी को किताब पसंद आई। ये जानने के बाद नमन को तसल्ली हुई। वो ईशानी से बोला, एक्चुअली ईशानी, मेरे पास चार्ल्स सर के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैं जल्द ही वो तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें उनसे काफी कुछ सीखने मिलेगा। ईशानी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। चार्ल्स के मैन्युस्क्रिप्ट से काफी कॉन्फिडेंशियल चीज थी। वो हर किसी को आसानी से मिलना नामुमकिन था। ईशानी एक्साइटेड होकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसे अचानक से एक बात का एहसास हुआ। ईशानी ने अपने आप को शांत करते हुए नमन से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघल, मगर ये चार्ल्स सर के कॉन्फिडेंशियल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैं उनके परमिशन के बिना उन्हें नहीं पढ़ सकती। और वैसे भी बार बार आपसे फेवर्स लेना भी सही नहीं है। ईशानी ने ये बात काफी पोलाइट अंदाज में कही थी, इसलिए नमन सिंघल को बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मगर नमन सिंघल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो ईशानी को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोला, ईशानी, मेरे पास उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ऑथराइजेशन है और वैसे भी इन कुछ दिनों में मुझे इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि चार्ल्स सर मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं, तो उनके नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब ईशानी ने नमन सिंघल की कही बात सुनी तो ना चाहते हुए भी वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। वो मैन्युस्क्रिप्ट उसके जैसे डिजाइन स्टूडियो के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली थी। ईशानी ने कुछ सोचा और मन ही मन फैसला किया कि कुछ दिन पढ़ने के बाद वो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को नमन सिंघल को लौटा देगी। अपना मन बनाने के बाद जैसे ही ईशानी ने कुछ बोलने को अपना मुंह खोला, कोई उन तीनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि ईशानी कुछ कह पाती, इस इंसान ने नमन की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो मिस्टर नमन सिंघल भी यहाँ है। अच्छा हुआ, अब मुझे आपकी भी राय मिल जाएगी। ये टाई कैसी लग रही है? इसे मेरी बीवी ने मेरे लिए डिजाइन किया है। वो इंसान कोई और नहीं, विराज ओबरॉय था। क्या नमन बनेगा विराज के गुस्से का शिकार? क्या चल रहा है रोहित खन्ना के शातिर दिमाग में? क्या ये पार्टी भी बनेगी किसी तमाशे की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए माय सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ओह, तो मिस्टर नमन सिंघल भी यहाँ है। अच्छा हुआ, अब मुझे आपकी भी राय मिल जाएगी। ये टाई कैसी लग रही है? इसे मेरी बीवी ने मेरे लिए डिजाइन किया है। जहाँ एक
तरफ विराज का ये सवाल सुनने के बाद रोहित खन्ना और ईशानी ने अपना सर पकड़ लिया था। नमन सिंघल की जलन के मारे बुरी हालत हो गई थी। जब नमन ने उस टाई की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो चाहे कुछ भी कर ले, मगर ईशानी के पति का हक तो विराज ओबरॉय को ही निभाना था। जब विराज ने नमन सिंघल का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो काफी सेटिस्फाइड फील करने लगा। विराज ने उसे तंग करने के इरादे से आगे कहा, एक्चुअली ये ईशानी का सबसे पहला डिजाइन है। अपने टाई को प्यार से सहलाते हुए विराज ने एक हाथ से ईशानी को अपनी तरफ खींच लिया। विराज का हाथ ईशानी की कमर पर था और उसकी आंखें ईशानी की गहरी आंखों में देख रही थी। वो आगे बोलने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि ईशानी बहुत जल्द एक टॉप क्लास डिजाइनर बनेगी, जिसके हुनर को पूरी दुनिया नवाजेगी। देखो, ये उसका पहला ही डिजाइन है, मगर कितना परफेक्ट है। विराज आज ईशानी की तारीफ करते थक नहीं रहा था। भले ही किसी को ये टाई पसंद आए ना आए, मगर कोई भी विराज के खिलाफ जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब नमन ने उन दोनों का ये प्यार देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान लेकर नमन सिंघल ने ईशानी से कहा, ईशानी, क्या तुम अपना अगला डिजाइन मुझे दे सकती हो? नमन सिंघल के इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित खन्ना बीच में ही बोल पड़ा, माफ कीजिएगा मिस्टर नमन सिंघल, लेकिन ईशानी का दूसरा डिजाइन मैंने पहले से ही रिजर्व कर लिया है। तो आप अब थर्ड क्लास है, मेरा मतलब आपका थर्ड रैंक है। रोहित खन्ना का दिया हुआ ये जवाब सुनने के बाद नमन सिंघल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुगर कोटेड शब्दों में आकर रोहित खन्ना उसकी बेइज्जती क्यों कर रहा था। रही बात ईशानी की, तो इस वक्त वो शर्मिंदा थी। वो इतनी टैलेंटेड डिजाइनर नहीं थी कि तीन इतने बड़े बिजनेसमैन उसके लिए यहाँ खड़े डिस्कशन कर रहे थे। नमन सिंघल ने फिर टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए रोहित खन्ना और विराज से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मिस्टर खन्ना, आप दोनों का बिजनेस डिपार्टमेंट के इस प्लान के बारे में क्या ओपिनियन है? आफ्टर ऑल ये एक बिजनेस रिलेटेड पार्टी थी, तो यहाँ पर ऐसी चर्चा होना एक आम बात थी। विराज ने अपनी राय देते हुए कहा, बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ से ये काफी इम्प्रेसिव कदम उठाया गया है। सिर्फ एक बिजनेसमैन की ही नहीं, मगर इंडिया के सिटीजन्स की हैसियत से भी मुझे ये प्लान काफी पसंद आया। वैसे भी मिस्टर सिंघल, आप तो काफी समय से अब्रॉड में है, तो आपको इस सब के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा, मगर मैं और रोहित बिजनेस डिपार्टमेंट और उनके प्लान से काफी अच्छे से रूबरू है। जैसे ही विराज ने अपनी बात पूरी, रोहित खन्ना ने नमन की तरफ देखकर उसे एडवाइस करने के अंदाज में कहा, मिस्टर सिंघल, आप अभी अभी इंडिया में आए हैं। मेरा ख्याल है कि पैसा कमाने की जल्दबाजी करने के बजाय आपको इंडियन बिजनेस मार्केट के तौर तरीके समझने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि बहुत थकावट की वजह से कहीं आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। रोहित खन्ना की इस एडवाइस के पीछे का टेढ़ापन नमन सिंघल अच्छी तरह समझ रहा था। उसने जवाब देते हुए कहा, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया मिस्टर खन्ना। भले ही मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं चाहता हूँ जितना हो सके अपने देश के लिए काम कर सकूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उन तीनों की ये सारी बातें सुनते हुए ईशानी को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही ऊपर ऊपर से वो एक दूसरे के साथ काफी पोलाइट अंदाज में बात कर रहे थे, मगर डीप डाउन उनके दिलों में एक अजीब तरह का एग्रेशन था। थोड़े ही वक्त में ईशानी इन तीनों की बातों से बोर हो गई थी। तभी ईशानी ने देखा दी एंट्रेंस पर कुछ लोगों का एक ग्रुप आया। उन सभी के बीच में एक मिडिल एज्ड आदमी था। सभी के अंदर आने के बाद सभी का ध्यान बस उस आदमी पर ही था। उस आदमी ने सभी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप सभी यहाँ आए, मुझे उम्मीद है आप पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। सभी ने तालियां बजाकर उन्हें शुक्रिया कहा। उसके बाद वो आदमी विराज की तरफ आने लगा। अपने सामने विराज ओबरॉय को खड़ा पाकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर ओबरॉय, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मैं इस दिन का काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। विराज ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, मैं यहाँ आप ही से मिलने आया हूँ। वैसे आपकी दादी कैसी है? विराज के सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, बिजनेस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था। विराज ने जवाब देते हुए कहा, दादी माँ अच्छी है। कुछ दिनों पहले ही हम आपके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रही थी कि काफी दिनों से आप डिनर पर घर नहीं आए हैं। मिनिस्टर की कही ये बात सुनकर विराज ने अपना
अपना हाल बयां करते हुए कहा, ओह, अब मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। काम के सिलसिले में तो मैं घर पर भी डिनर नहीं कर पा रहा। आपकी दादी से मिलने की मेरी भी कई दिनों की तमन्ना है, लेकिन बिजनेस डिपार्टमेंट आजकल नई मिलनियों को छूने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहा है और इसी चक्कर में अब मैं थोड़ा ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ। मगर आप अपनी दादी से कहिएगा कि जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं उनसे मिलने आऊंगा। कुछ देर विराज के साथ बात करने के बाद मिनिस्टर ने रोहित खन्ना और नमन सिंघल के साथ भी थोड़ी बातचीत की और अगले ही पल उनकी नजर ईशानी पर पड़ी। विराज ईशानी को उनसे इंट्रोड्यूस करने ही वाला था कि मिनिस्टर ईशानी को देखकर बोले, मैडम, क्या मैं आपको जानता हूँ? आपका चेहरा मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। ईशानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आपको डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ईशानी की स्माइल देखकर मिनिस्टर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। विराज ने फिर उन्हें ईशानी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है ईशानी। मिनिस्टर ने हैरानी के साथ ईशानी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो आप मिसेस ओबरॉय है। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मिनिस्टर ने ईशानी के आगे हाथ बढ़ाया। ईशानी ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाया। मिनिस्टर ने विराज की तरफ देखकर ईशानी से कहा, मिसेस ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय ने आपको काफी अच्छे से छुपा कर रखा है। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि मिस्टर ओबरॉय की शादी हो चुकी है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपकी शादी के लिए एक तगड़ा शगुन भेजता। मिनिस्टर की कही हुई ये बात सुनने के बाद ईशानी और विराज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के अलावा वहां मौजूद लोगों में से ये बात शायद ही कोई जानता था कि उनकी शादी किन हालातों में हुई थी। उन दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी देखकर नमन सिंघल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट झलकने लगी। विराज ने सिचुएशन को संभालते हुए मिनिस्टर से कहा, हम दोनों की शादी काफी कम और करीबी लोगों में हुई थी, लेकिन आपको ना बुलाने की बात को मैं जल्द ही कंपनसेट करूंगा। मिनिस्टर मुस्कुराते हुए वहां से दूसरे मेहमानों से मिलने चले गए। विराज, नमन और रोहित खन्ना भी बाकी सारे गेस्ट से मिलने के लिए वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद ईशानी ने प्लेट में थोड़ा सा खाना सर्व किया और एक टेबल पर जाकर बैठने लगी। ईशानी अपना खाना शुरू करने ही वाली थी कि उसके सामने एक इंसान खड़ा हो गया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये सवाल सुनकर ईशानी ने उस इंसान की तरफ एक नजर देखे बिना ही हामी भर दी। वो इंसान ईशानी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। खाना खाते हुए ईशानी ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए उससे नजरें नहीं हटा पाई। विराज को अगर कंसिडर न किया जाए तो इस पूरी पार्टी में ये लड़का सबसे ज्यादा हैंडसम था। ईशानी को अपनी तरफ देखते हुए पाकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए ईशानी से कहा, हाय, मेरा नाम वंश मेहता है। मैं बिजनेस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का असिस्टेंट हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़का काफी पोलाइट था, इसलिए ईशानी ने भी मुस्कुराकर उससे कहा, हेलो, मेरा नाम ईशानी मेहता है। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह सुनने के बाद वंश थोड़ा सा हैरान लगने लगा। उसने ईशानी से कहा, क्या आप भी मेहता है? हमारा नाम तो एक जैसा ही लग रहा है। ईशानी ने मुस्कुराकर उससे कहा, हाँ, एक प्यारा इत्तेफाक है। वंश के चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ईशानी उलझन में थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसने ऑकवर्ड होकर अपना खाना कंटिन्यू किया। ईशानी ने कुछ निवाले ही खाए थे कि वंश ने उससे कहा, मेरी एक बहन है, मगर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि वो भी आप ही की तरह दिखती है। एक्चुअली हमारे पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बहन है, बाकी सारे भाई ही भाई है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ईशानी को इस विराज अगले ही पल पहुंच गया। ओह, तो असिस्टेंट वंश यहाँ छुप कर बैठे हैं। अरे ईशानी, तुम भी यही हो? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ईशानी को लगा मानो वो उसे एम्बैरस होने से बचाने के लिए ही यहाँ आया था। वो विराज को वंश के बारे में बताते हुए बोली, वो विराज, असल में हम दोनों का सरनेम एक ही है। हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। ईशानी की कही ये बात सुनकर विराज को एक ख्याल आया। विराज जाकर वंश मेहता के पास वाली चेयर पर बैठा और धीमी आवाज में उससे बोला, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई नैना मेहता नाम की औरत थी?
जो एक जानी मानी आर्टिस्ट और राइटर थी। ये सुनकर वंश के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसने मुड़कर विराज की तरफ एक नजर देखा और सवाल किया, आप इस बारे में कैसे जानते हैं मिस्टर ओबरॉय? वंश मेहता के ऐसे रिएक्शन को देखकर विराज को सिचुएशन का अंदाजा हो ¿Sabes? गया। उसने वंश से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे यकीन है तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। ثواني ثواني ملك الصبر. عارف الاسم يلا हुए هنقول विराज ने एक بسم नजर الله ईशानी की तरफ देखा। انت امتى उसने उन दोनों की तरफ देखा। विराज ने वंश से कहा, पार्टी खत्म होने का इंतजार करते हैं, ये सही वक्त नहीं है। वंश इतना जान चुका था कि विराज ओबरॉय उससे किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रहा है, इसलिए उसने विराज की तरफ देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अब ईशानी के अंदर और सब्र नहीं बचा था, इसलिए उसने उन दोनों से सवाल किया, आप लोगों का हो गया हो तो क्या अब मैं खाना खा सकती हूँ? ईशानी का ये सवाल सुनते ही उसके सामने बैठे दोनों लड़के प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले, ऑफ कोर्स। ईशानी के खाना खा लेने के बाद अब विराज फिर से लोगों की भीड़ में घिर चुका था। ईशानी खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी में भी विराज ओबरॉय की बीवी से जाकर डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। नैना मेहता का नाम सुनने के बाद वंश बेचैन हो गया था, इसलिए पार्टी खत्म होने के तुरंत बाद ही उसने विराज ओबरॉय से बात करने की कोशिश की। विराज भी उसका ही इंतजार कर रहा था। देखिए मिस्टर ओबरॉय, माना कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आप मुझे मेरी नैना बुआ का नाम लेकर धमकाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस बारे में भूल ही जाए तो बेहतर है। वंश मेहता की कही ये बात सुनने के बाद भी विराज के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने अपने आप से ही कहा, नैना बुआ, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। विराज की सभी बातें वंश को काफी कंफ्यूज कर रही थी। उसने विराज से सवाल किया, मिस्टर ओबरॉय, क्या आप साफ साफ कहेंगे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। विराज ने वंश की तरफ देखा और उसे असलियत बताते हुए बोला, ईशानी का असली नाम ईशानी मेहता नहीं, ईशानी जोशी है। विराज को लगा कि सिर्फ इतना बताना ही वंश की जानकारी के लिए काफी है, और वैसा ही हुआ। ईशानी का असली नाम जानने के बाद वंश के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। वह मुड़कर ईशानी को देखने लगा। विराज ने आगे कहा, ईशानी अब मेरी वाइफ है, ये तो तुम्हें पता है ना? वंश के जो कदम ईशानी की तरफ बढ़े थे, विराज की कही ये बात सुनने के बाद अपने आप ही रुक गए। वो धीरे से पीछे मुड़कर विराज की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। वंश ने कुछ सोचकर विराज से कहा, मिस्टर ओबरॉय, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आप एक जीनियस और अच्छे इंसान हैं। ये किस्मत का ही खेल होगा कि हम इस तरह मिले हैं। वंश की कही ये बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी किस्मत होना भी बड़ी बात है। विराज की इस बात पर वंश के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन नजर आने लगा। उसने विराज से काफी प्रोफेशनल अंदाज में कहा, अगर आपने जो कहा आप वैसा ही मानते हैं तो मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ मिस्टर ओबरॉय कि बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ इस डील को क्रैक करने में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर विराज ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूँ, मगर मैं विराज ओबरॉय हूँ जो किसी भी डील के लिए अपने पर्सनल रिलेशंस का सहारा नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये डील मुझे मिलेगी तो मेरे अपने दम पर ही मिलेगी। ये बात सुनकर वंश काफी इम्प्रेस हो गया। उसने कुछ सोचा और विराज से कहा, वैसे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अब आपसे मेरा एक रिश्ता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस डील को हासिल करने में आपको किससे खतरा है। वंश किस खतरे की बात कर रहा था? अब जब वंश को ईशानी की सच्चाई पता चल गई थी, तो उसका अगला कदम क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।